नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एक एग्जिट पोल कल मध्य प्रदेश के नतीजों के पहले एग्जिट पोल जारी हुआ, जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया एग्जिट पोल के बाद। और आज विंध्या टाइम्स आपके साथ विंध्य की 30 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल लेकर हाजिर हुआ है। आपको बता दें कि 7 जिले 30 विधानसभा सीटों के एग्जैक्ट आंकड़े, इसे एग्जिट पोल कहा जाए, एग्जैक्ट पोल नहीं कहा जा सकता, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये जो आंकड़े होंगे वो जो जिस विधानसभा की बात हम करेंगे, वहां की जनता, जो वहां के मतदाता और वहां के जर्नलिस्ट से बात करने के बाद ये आंकड़े निकाले गए हैं। तो हम बात करेंगे विंध्य की 30 विधानसभा सीटों के बारे में, जिसमें 2 संभाग शामिल हैं और 7 जिले शामिल हैं। तो क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों पर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में 30 विधानसभा सीटों में विंध्य से 6 सीटें केवल कांग्रेस को मिली थी और 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो क्या होंगे 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम जो 3 दिसंबर को जारी होंगे? उससे पहले सटीक एग्जिट पोल 30 विधानसभा सीटों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं। अमित जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। और जिस तरह से एग्जिट पोल कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान को लेकर आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये था कि हम जिस जोन में काम कर रहे हैं, जिस अंचल में काम कर रहे हैं, वहाँ की जो ज़मीनी स्थिति है, जो वहाँ के तमाम पत्रकार, उसके अलावा जो लोग ज़मीन में सक्रिय होकर काम करते हैं, हमने उन सबको इन्वॉल्व किया है। वोटर से भी जानने की कोशिश की है। और चूंकि वोटर से जानना एक बेहद कठिन काम है, वर्तमान अगर परिदृश्य में बात की जाए कि वोटर कैसे आपको बता सकता है या फिर आप कैसे उसका अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर मुद्दे भी बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया है। इसलिए हम 30 विधानसभा सीटें विंध्य की, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये तमाम जिले शामिल हैं, इनकी सीटें हैं। और इन 30 सीटों का हम आज एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्योंकि विंध्य में इस बार चुनाव जो था वो कांटे की टक्कर का था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। जहां कांग्रेस बदलाव की बात को लेकर जनता के पास गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम योजनाओं और तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के पास गई। और उनमें से प्रमुख तौर पे जो बात थी वो लाडली बहना की, जो पूरे प्रदेश में, पूरे विंध्य में चर्चा में रही। तो हम बात करेंगे 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के बारे में। हम आपको बताएंगे, जिलेवार बताएंगे कि कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कितनी कांग्रेस पार्टी की, और इसके अलावा अन्य के खाते में कितनी जाएंगी। तो शुरुआत रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों से करेंगे। अमित जी, रीवा की 8 विधानसभा सीटें बात करें, रीवा, सिमरिया, सिरमौर, त्योथर, मऊगंज, देवतलाव, मनगमा और गुढ़ विधानसभा। तो शुरुआत रीवा और सिमरिया से करते हैं, क्योंकि सिमरिया जो हॉट सीट कही जाती है और रीवा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, रीवा जिले की ये 2 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। रीवा प्रॉपर जो सीट है उसमें कैंडिडेट बीजेपी से मंत्री राजेंद्र शुक्ल, लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे थे। उनका इस बार मुकाबला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से हुआ। इसके पहले भी एक बार 2008 में दोनों आमने सामने थे। और इन परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, विशेष रूप से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, किस तरह की परिस्थितियां रहीं और कैसे ये लोग इलेक्शन कैंपेन में थे। क्योंकि एक बड़ा मसला इस पर आकर रुकता है कि जब ये चुनाव शुरू हुआ तब 2 तरह की बातें शुरू हुई। पहला कि क्या सिर्फ विकास बनाम सिर्फ आरोप की राजनीति हो रही थी। जब रीवा के परिदृश्य में बात हुई तो यह देखा गया विकास बनाम व्यवस्थित विकास, एक कैंपेन खड़ा हुआ, जहां बीजेपी के दावे, राजेंद्र शुक्ल के दावे थे कि हमने इस अंचल में, कहा जाए चूंकि वो विंध्य में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के रहे हैं, तो इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था। लेकिन
जब यहां पर चर्चा शुरू हुई कि व्यवस्थित विकास, एक नया शब्द लेकर आए कि हम व्यवस्थित विकास की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में इलेक्शन जब उठना शुरू हुआ, एक टाइम फ्रेम तक ऐसा लगा कि अभी उस तरह का टकराव नहीं है, लेकिन जब चुनाव का मतदान होता है या उसके पहले के जो समीकरण थे वो सब कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि एक टफ फाइट, एक जबरदस्त फाइट इस विधानसभा सीट में दोनों प्रत्याशियों के बीच हुई। यहां पर पहले आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर, फिर बसपा के कैंडिडेचर का फैक्टर, लेकिन जातिगत समीकरण और तमाम परिस्थितियां इस तरह से बनी। बीजेपी अपनी सरकारी योजनाओं पर डिपेंड थी कि हमने बहुत पहले काम किया है, तमाम चीजें की हैं, लेकिन कांग्रेस के फोकस में सीधे तौर पर जो चीजें थीं वो ये थी कि इस बार वोट परिवर्तन का है, बदलाव के लिए वोट कर रही है पब्लिक। और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के खाते में, पाले में ये चीजें डाल दी गई। इसलिए इस विधानसभा सीट में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली। परिणाम क्या होंगे, लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल कहता है वो ये कहता है कि इस सीट पर अभी कुछ कह पाना इतना आसान नहीं होगा। एक टफ फाइट रीवा विधानसभा सीट में देखने को मिलेगी। दूसरी विधानसभा सीट जिसकी आपने बात की, सिमरिया विधानसभा सीट को लेकर भी उसी तरह की स्थिति है। स्थिति इसलिए है क्योंकि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट थी, त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा सीट में हुआ है, जिसमें बसपा के पंकज सिंह उतनी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस में स्टार्टिंग फेज में यह देखा गया था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर, बगावत जैसी चीजें, क्योंकि जो टिकट है जिस तरह से डिक्लेयर हुआ उस पर यह बात शुरू हुई थी कि अभय मिश्रा पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर भाजपा में गए, फिर मतलब तमाम तरह की परिस्थितियां चली और फिर वो कांग्रेस का टिकट लेकर आए, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट बने। उस पर बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई। कैंडिडेट बनकर आए, उसके बाद चुनाव लड़ा। चुनाव जैसे कि उम्मीद थी कि बहुत मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन बीजेपी के पास यहां पर फिर से कैंडिडेट जो रिपीट किया, केपी त्रिपाठी कैंडिडेट थे। ट्रायंगुलर फाइट इसलिए क्योंकि सबके अपने अपने दांव पेच थे और कहीं ना कहीं लगातार प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी पर जो आरोप लगाते रहे, बीजेपी प्रत्याशी पर अभय मिश्रा, इंटरेस्टिंग लड़ाई हुई यहां पर ट्रायंगुलर फाइट। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कैंपेन में भी आगे लीड कर रही थी, लेकिन बीजेपी के साथ जो उसका कोर वोटर है, जो योजनाएं हैं, लाडली बहना का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, वो बीजेपी के साथ रही। इसलिए अभी इस सीट पर भी जबरदस्त घमासान, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जिस तरह से परिस्थितियां वहां बनी, वो इस ओर जैसे दो तरह की बातें पब्लिक डोमेन में शुरू हो गई कि सिमरिया में किसी की भी फाइट है, वो फाइट है बसपा से। ये सीट बसपा बहुत मजबूती से लड़ी, इस बात का जिक्र हो रहा था। अब कितना अपने पाले में कर पाएंगे ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन एक जबरदस्त फाइट इस सीट पर भी है। क्यों आगे अगर बात करें, सिमरिया के बाद सिरमौर विधानसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई, जहां पर पहले से विधायक दिव्यराज सिंह चुनावी मैदान में थे और बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर भी कांटे की टक्कर दे रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था जब राम गरीब आदिवासी को सिरमौर विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया था। तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह देखने को मिला यहाँ पे। इसकी क्या परिस्थितियां बनेगी आने वाले परिणामों में? देखिए, यहां पर पहले फेज में जब इलेक्शन शुरू हुआ तब सीधे तौर पे एक ही बात शुरू हुई कि बीजेपी की लड़ाई बसपा से है, वीडी पांडे की लड़ाई दिव्यराज सिंह से है। लेकिन जिस तरह से यहां पर राम गरीब वनवासी को चुनाव मैदान में उतारा गया, कांग्रेस ने उतारा और मैसेज देने की कोशिश की कि हमने कोल समाज से प्रतिनिधित्व दिया है, कोल समाज के एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये पहले फेज में ये फाइट सीधे सीधे बसपा और भाजपा के बीच में ही थी, लेकिन सेकंड फेज में जब चीजें आई लास्ट में, तब इस फाइट में जबरदस्त तरीके से राम गरीब वनवासी आए, क्योंकि कारण ये था कि यहां पर कांग्रेस में तमाम दावेदार थे और उन सबको हटा के जब एक ऐसे चेहरे को दिया गया तो उस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाई कि कोई सीधे तौर पे भितरघात की बात कर रहा है कि भितरघात होगा, कि अलग तरह की चीजें निर्मित हो जाएंगी। इसलिए वहां पर जबरदस्त फाइट, लेकिन राम गरीब एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में सामने आए। सीधे तौर पे जो था कि पहले वर्तमान विधायक को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है या कुछ है, यहां पर भी गवर्नमेंट स्कीम्स, लेकिन
सीधे तौर पे बात कि अब राजा और रंग की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह से वहां पर फाइट में बसपा थी, अभी जैसे एक बात शुरू हो जाती है कि बसपा अब फाइट में नहीं है या फिर बसपा इस सीट पर अब पीछे हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट पर भी ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के बीच भी एक संभावना बन सकती है कि इन दोनों में से कोई विधायक बनकर, इन दोनों पार्टियों से ही कोई विधायक बनकर आगे निकलेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें मऊगंज विधानसभा, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि वहां से जहां प्रदीप पटेल विधायक रहे हैं और सुखेंद्र सिंह बन्ना को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा था। क्या परिस्थितियां मऊगंज विधानसभा की हो सकती हैं? मऊगंज विधानसभा पिछली बार प्रदीप पटेल विधायक बने, तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम परिस्थितियां उनके साथ खिलाफ भी रही, टिकट वितरण के समय भी तमाम परिस्थितियां बनी, लेकिन यहां पर बहुत प्रोएक्टिवली काम करने वाले सुखेंद्र सिंह बन्ना कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मजबूती से चुनाव लड़ा। पिछली बार भी चुनाव मजबूती से लड़ा था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बनी। आम आदमी पार्टी को जहां पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी यहां पर परफॉर्मेंस रहेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वैसा मुझे नहीं लग रहा कि उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए सीधे तौर पे फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और इस फाइट में इस सीट को पहले कांग्रेस ये काउंट करती है कि ये विनेबिलिटी की ओर ये सीट बढ़ेगी। टक्कर है, अच्छी फाइट है, किसी भी सीट पे ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि कोई एक तरफा जीत रहा है, कि कोई 30,000 वोट से जीत रहा। बात करने के लिए बहुत सारी बातें पहले हुई, लेकिन अब टफ फाइट यहां पर भी है, लेकिन कांग्रेस इसको अपने खाते में जोड़ रही है सीधे तौर पे कि इस सीट पर फाइट के बाद हम जीत रहे हैं। गुड़ विधानसभा बात करते हैं, क्योंकि गुड़ विधानसभा में कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं, क्योंकि तमाम कांग्रेस ये दावे कर रही है कि गुड़ विधानसभा में वो मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह वहां से विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है वहां पे भी। और जिस तरह कई पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट वहां पे देखे जा रहे हैं, तो क्या ट्रायंगुलर फाइट और परिणाम किस तरह होंगे? सिर्फ दो लोगों के बीच वहां पर स्पष्ट रूप से फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा जोर लगाया। किस तरह की परिस्थितियां बनी, कौन पब्लिक को अपनी ओर कन्विंस कर पाया। यहां पर सिद्धार्थ तिवारी की भी सभाएं कराई गई थी नागेंद्र सिंह के द्वारा। सिद्धार्थ तिवारी के पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी वहां से विधायक रहे हैं, और इस फैक्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि गुड़ में कितना मटेरियलाइज किया जा सकता है, कितनी चीजें हो पाई हैं, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर ये हॉट सीट भी है और बहुत जबरदस्त मुकाबला है। इस सीट को लेकर भी दोनों ही राजनीतिक दलों का दावा है, कांग्रेस का दावा है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी 3 दिन में जिस तरह से कैंपेन रहा, वहां पर जिस तरह का उफान रहा, उससे ये सीट भी टफ फाइट में है। और इस सीट के जो परिणाम है वो बहुत बड़े मार्जिन के परिणाम नहीं होंगे, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। अंडर 4,000, 3,000 भी हो सकता है, 5,000, मतलब 10,000 के अंदर ही पूरा खेल इस सीट पर होगा। आपने सिद्धार्थ तिवारी की बात की, त्योंथर विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां से वो बीजेपी से प्रत्याशी है। और ये विधानसभा भी बहुत चर्चा में इसलिए आ गई जब कांग्रेस छोड़कर सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से लगी विधानसभा है और एक बड़े राजनीतिक अनुभव के साथ, क्योंकि कई बार चुनावी मैदान पर उतर चुके रमाशंकर पटेल वहां से भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, और देवेंद्र सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान पे उतर गए। तो ट्रायंगुलर फाइट या फिर परिणाम कुछ और होंगे? देखिए, देवेंद्र सिंह कितने वोट अपने पक्ष में कर पाते हैं, इस पर भी बीजेपी की जीत अगर होती है तो निर्भर करेगी। कांग्रेस इसलिए स्ट्रांग अपने आप को देख रही है क्योंकि पिछले इलेक्शन में बहुत कम वोटों से, 5,300 के आसपास वोटों से कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा था। श्यामलाल द्विवेदी नया चेहरा थे, लेकिन उस बार गीता मांझी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार देवेंद्र सिंह जब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी जो वर्किंग रही है आदिवासियों के बीच में और तमाम चीजों को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा गेन कर सकते हैं। किसके वोट कटेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल समाज किधर स्विंग करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह लगातार आदिवासी वर्ग के बीच में काम कर रहे थे, इसलिए उसका माइलेज उनको मिल सकता है। ट्रायंगुलर नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, लेकिन निर्णायक कि किसके पाले में गेंद जाएगी बसपा के वोट डिसाइड करेंगे। अगर बसपा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है तो उसका नुकसान
एक लेवल तक जहां कांग्रेस को रहा, लेकिन ज्यादा बढ़ने पर बीजेपी को भी उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए इस सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही फाइट है। मनगवा विधानसभा की बात कर लेते हैं। आरक्षित सीट है और मनगवा विधानसभा में जहां विधायक पंचूलाल प्रजापति की टिकट काटकर वहां से नरेंद्र प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया और बबीता साकेत जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थी, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कैसे परिणाम हो सकते हैं? देखिए, यहां पर पिछली बार कैंडिडेट जो थी बबीता साकेत, उनको ही रिपीट कर दिया है। नरेंद्र प्रजापति एक नया चेहरा, पंचूलाल प्रजापति बीच में बगावत के मूड में थे, अमित शाह का दौरा होता है, समझाइश शुरू होती है और मान जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कह देना स्पष्ट रूप से कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सीट को लेकर जो कास्ट इक्वेशन है वो कई बार भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और अगर वो कास्ट इक्वेशन प्रॉपर रहा तो इस सीट को बीजेपी जीत सकती है। ठीक है, अंतिम विधानसभा रीवा जिले की जो बहुत हॉट सीट बन गई लास्ट, ऐसा इसलिए भी क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई और इसमें ट्रेंगुलर फाइट की भी बातें लास्ट में होने लगी, क्योंकि अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम यहां से चुनावी मैदान में थे। क्या कहेंगे इस विधानसभा के बारे में? चाचा और भतीजे की लड़ाई, इसके पहले चूंकि एक पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां बनी और ये देखा गया कि इस पर अब सीधे तौर पे पार्टी मतलब कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया कि जब ऐसी परिस्थितियां पंचायत चुनाव में बनी तो विधानसभा में इन दोनों को ही आमने सामने कर दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि सीधे तौर पे इलेक्शन शुरू होता है, टिकट डिक्लेयर होते हैं, तो बार बार इस ओर शिफ्टिंग करने की कोशिश थी कि ये लड़ाई चाचा और भतीजे की ही है, चाचा और भतीजे की ही है। मुद्दे यहां पर कितने प्रासंगिक हो पाए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सीट पर हम रीवा जिले की 2 सीटों पर बसपा को मजबूत मान रहे हैं। मैं इस सीट पर भी यह कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अमरनाथ पटेल स्ट्रांग हैं। जो इक्वेशन है, जिस वर्ग से आते हैं और जिस तरह से पूरे समीकरणों को साधने की बात करते हैं, वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में इस विधानसभा सीट में है। यानी कि ट्रायंगुलर फाइट यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा, इस सीट पर इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सीट बसपा के खाते में भी जा सकती है। अगर हितग्राही और तमाम चीजें व्यवस्थित हो पाई तो भाजपा के खाते में भी जा सकती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पहले भी जो चुनाव जीतते रहे हैं बहुत कम मार्जिन से, इस बार इस सीट में सीधे तौर पर जयवीर सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी पिछला भी, वो इस बार सपा की कैंडिडेट बनी। लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो सकता है, मुझे लगता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। और यहां पर भी बसपा बनाम बीजेपी, कांग्रेस, यही 3 पार्टियां यहां पर सीधे तौर पर टकरा रही हैं। तो रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटें, जिसमें रीवा, सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतलाव, मनगमा और गुड़, इन सारी विधानसभा सीटों के बारे में हमने बात की। हमने बताया कि किस विधानसभा सीटों पर कैसा मुकाबला हो सकता है, और क्योंकि 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो रीवा जिले की जहां पर ट्रेंगुलर फाइट देखी जा रही है। उनमें से देवतलाव विधानसभा, सिरमौर विधानसभा और सिमरिया विधानसभा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अब हम उस आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको हम बताएंगे कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर क्या आंकड़े हो सकते हैं। यानी कि जो परिणाम के पहले एग्जिट पोल हैं वो अमित जी बताएं। रीवा जिले को लेकर रीवा और मऊगंज को मिला के जो हम आंकड़े दे रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन 3 से 4 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, तो वहीं 3 से 4 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती है, और 1 से 2 सीट अन्य के खाते यानी बसपा को मिल सकती है। यह हमारा एक एनालिसिस, एक सीधे तौर पे एग्जिट पोल, जहां हमने लोगों से जो बात की, लोगों का जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर 3 से 4 सीटें बीजेपी को, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, इसी तरह से 3 से 4 सीटें कांग्रेस को, यानी 50-50 का रेशियो, और 1 से 2 सीट। यानी कि ये जो पूरा आपको आंकड़ा बताया जा रहा है, ये हमने जनता से बात की, वहां के मतदाताओं से बात की, सीनियर जर्नलिस्ट से बात की गई, वहां पर जो भी पत्रकार ग्राउंड जीरो पर काम किया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी कैंपेन किया, उनसे बात की गई, और मतदाताओं के
अलावा अगर बात करें तो वहां पे जो सक्रिय भूमिका में थे उनसे बात करने के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रीवा जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।